हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। चलिए बच्चों, न्यू चैप्टर हम अपना स्टार्ट करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम एसएचएम भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो आज हम बातचीत के स्टार्ट करेंगे बेटा एसएचएम के बारे में। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें एसएचएम को स्टार्ट करने से पहले इसकी इंपॉर्टेंस की बातचीत कर लेते हैं। नीट एग्जाम में मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आ रहे होते हैं। मिनिमम है, 2 क्वेश्चन तो हर बार देखे गए हैं, समटाइम्स 3 क्वेश्चंस भी इस चैप्टर से आ जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है, एक चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो चैप्टर को समझना और उसकी इंपॉर्टेंस अपने आप काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। दूसरी बात, अब इस चैप्टर की डीलिंग है कैसी है। अगर मैं ना 3 सेक्शन में डिवाइड करूं, एक होता है बेटा हमारा थ्योरेटिकल, एक सेकेंड, एक तो होता है बेटा हमारा थ्योरेटिकल डीलिंग, एक होती है बेटा हमारी कॉन्सेप्चुअल डीलिंग और एक होती है बेटा हमारी न्यूमेरिकल डीलिंग। अगर मैं इन 3 परसेंटेज में इस चैप्टर को डिवाइड करूं तो इसमें थ्योरी वाइज से आपका हार्डली 10 to 15% पोर्शन है। इसमें जो भी थ्योरी होगी, डेफिनेशन होंगी, वो 10 to 15% है। मोस्टली जो डीलिंग होने वाली है वो हमारी कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल इस चैप्टर की होने वाली है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल में से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, हर साल पूछा गया है। एक एसएचएम का ऐसा क्वेश्चन आता है जो कॉन्सेप्चुअल होता है। न्यूमेरिकल में से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जनरली एक तो फिक्स है ही, हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 क्वेश्चन अपने आ जाते हैं। क्लियर। तो थ्योरेटिकली तो बहुत बड़ी डीलिंग है नहीं, सिंपल सिंपल सी बातें हैं, कुछ टर्म्स हैं उनको आपको समझना है, कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैं आपको चैप्टर के साथ बताता हुआ जाऊंगा, तो ये तो आप आसानी से समझ ही जाओगे। थ्योरी के से ही कॉन्सेप्ट फॉर्म होते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा इस वाले पोर्शन से हो गया, 1 या 2 क्वेश्चन हमारे न्यूमेरिकल अप्रोच से आते हैं। क्लियर। अगर मैं प्रीवियस चैप्टर के यूज का बात करूं तो मैकेनिक्स का हम इसमें यूज जरूर लेते हैं। मैकेनिक्स आपने पूरा पढ़ ही रखा है, 1D पढ़ा है, 2D पढ़ा है, NLM वर्क पावर एनर्जी, इनको हम यूज में ले रहे होते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट हम रोटेशनल के भी यूज में लेते हैं। अब बच्चों के दिमाग में ये क्वेरी आती है कि सर अगर मेरा मैकेनिक्स वीक है तो मैं एसएचएम समझ पाऊंगा या नहीं। तो देखो बच्चों, एसएचएम जो चैप्टर है वो वैसे तो अपने आप में पूरी तरह से सेपरेट चैप्टर है, सारी की सारी जो डीलिंग है वो एकदम सेपरेट है। लेकिन हाँ, बेसिक टर्म्स आपको मैकेनिक्स की आनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, इन सब के बारे में बातचीत यहाँ पर भी होती है। और वो बेसिक टर्म्स अगर आपको पता है तो आप इसे समझ सकते हो। लेकिन चैप्टर में बहुत अच्छी अगर आपको कमांड बनानी है तो मैकेनिक्स हमारा अच्छा होना चाहिए। मैकेनिक्स से रिलेटेड आपने सारे लेक्चर्स देखे हुए हैं, आपकी सारी क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, स्टिल अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो मैकेनिक्स वाले पोर्शन में तो आप तब भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हो। आपकी जो भी क्वेरीज हैं वहाँ पर आप अपनी पोस्ट कर सकते हो, आपकी क्वेरीज विद इन 24 आवर्स क्लियर हो जाएंगी। राइट। चलिए अब चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, बातचीत करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। देखो बच्चों, आपने पढ़ा था मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में भी कंप्लीटली हम मूवमेंट के बारे में ही बातचीत कर रहे थे। डेट मीन्स हम डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन के बारे में बातचीत कर रहे थे, हम डिफरेंट कॉज ऑफ मोशन के बारे में बातचीत कर रहे थे। 2 चीज़ हमने डिस्कस की, कौन कौन से टाइप का मोशन पॉसिबल है और उस मोशन के कॉज क्या क्या हो सकते हैं, या उस मोशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, इनके बारे में हमने बातचीत की। ठीक है, टाइप में जैसे आपने पढ़ा था कि एक 1D था, 2D था, रोटेशनल था, रोलिंग था, ट्रांसलेशनल था, ये सारे अलग अलग टाइप के अपने मोशन थे। कॉज में आपने पढ़ा फोर्स था, वर्क था, टॉर्क था, ये सारे इनके कॉजेस थे जिससे ये अफेक्ट हो रहा था मोशन। सेम वे में एक और हमारा मोशन होता है जिसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब बात आती है सर इस मोशन का मतलब क्या है, ये कैसा मोशन होता है। तो देखो बच्चों, इस मोशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स की हम बातचीत करेंगे। एक सेकेंड। तो देखो बच्चों, एसएचएम को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स को पहले मैं आपको समझाता हूं। धीरे धीरे हम एसएचएम को समझने का ट्राई करेंगे कि एसएचएम मोशन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। इससे पहले मैं पहली टर्म यूज में ले लेता हूं, डेट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। पहले हम इस वर्ड को समझने का ट्राई करते हैं। देखो भाई, पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है। तो मोशन का मीनिंग तो सीधा सा समझ में आता है, मूवमेंट है। पीरियोडिक वर्ड का मीनिंग है कि एक फिक्स टाइम इंटरवल में कोई भी मूवमेंट बार बार रिपीट हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, जैसे लेट्स से मोशन इन अ सर्कुलर पाथ। कोई भी पार्टिकल है जो कि इनिशियली यहाँ पर बेटा बॉटम ऑफ द सर्किल पर है
और एक फिक्स स्पीड से ये रोटेट हो रहा है, फिक्स स्पीड से ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। एक टाइम बाद ये अपने इस सर्किल को कंप्लीट करेगा और वापस से ए पोजीशन पर आ जाएगा, फिर फर्दर मूव करेगा, फिर वापस से ये मूव करके एक टाइम बाद ए पोजीशन पे आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? डेट मीन्स मैं बोल सकता हूं ऐसे ये मूव करता हुआ वापस से अपनी ए पोजीशन पे आ रहा है। अगर ये फिक्स टाइम इंटरवल में अपनी जर्नी रिपीट कर रहा है तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। मतलब क्या हुआ कि एक फिक्स टाइम में अगर कोई भी पार्टिकल अपनी जर्नी को बार बार रिपीट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। मान लो कि आप जयपुर हो, जयपुर से बॉम्बे जा रहे हो, बॉम्बे से जयपुर आ रहे हो, फिर अगेन जयपुर से बॉम्बे जा रहे हो, फिर अगेन बॉम्बे टू जयपुर आ रहे हो, और ये जो मोशन की कंप्लीट जर्नी है वो आप एक फिक्स टाइम इंटरवल में कंप्लीट कर रहे हो, देन यू कैन से कि आपका ये जो मोशन है ये पीरियोडिक मोशन होगा। बात आ रही है समझ में? पीरियोडिक वर्ड का सिंपल सा मीनिंग होता है बेटा पीरियड। पीरियड का मतलब हो गया बेटा अपना एक टाइम इंटरवल, कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में अगर मैं मोशन को कंप्लीट कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। इसका अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो कि आपको बेटा दिया हुआ है ये स्प्रिंग है, इससे मैंने एक ब्लॉक को अटैच कर दिया और अभी स्प्रिंग अपनी इस तरीके से एक पर्टिकुलर लेंथ तक स्ट्रेच है। क्लियर? अब देखो बेटा, ये ब्लॉक एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से नीचे जाएगा, फिर वापस से ऊपर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। इस टाइप से ये अपने मोशन को कंटिन्यू करता रहेगा। और अगर ये फिक्स टाइम इंटरवल में अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है तो आई कैन से दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। आ रही है बात समझ में? तो ये तो हो गया बेटा पहली टर्म। चलिए अगली बातचीत करते हैं। सेकंड टर्म है उसका बोलते हैं हम ऑसिलेशन। ये ऑसिलेशन क्या चीज है इसको समझते हैं। ऑसिलेशन का सिंपल सा मीनिंग है टू एंड फ्रो मोशन। ऑसिलेशन का मीनिंग क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन। कहने का मतलब है एक पोजीशन या एक पॉइंट के आगे पीछे अगर मूवमेंट हो रहा है, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। जैसे वही सेम स्प्रिंग वाला अगर मैं एग्जांपल ले लूं, मान लो बेटा ये स्प्रिंग से मैंने ब्लॉक को अटैच कर रखा है और स्प्रिंग और ब्लॉक अभी इस पोजीशन पे है। अब मैं ब्लॉक को थोड़ा सा खींच के छोड़ देता हूँ। जैसे ही मैं ब्लॉक को थोड़ा सा खींच के छोड़ता हूँ तो वापस से ब्लॉक अपनी पोजीशन पे जाएगा, फिर आगे जाएगा। दैट मीन्स ये जो वाइट लाइन है या मैं इस ग्रीन लाइन को बोलूँ तो ये ग्रीन लाइन के रेस्पेक्ट में आगे पीछे मोशन करेगा। दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। आ रही ना बात समझ में कि ये एक ही फिक्स लाइन या एक ही फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में आगे पीछे मूव कर रहा है। या दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो आपको बेटा ये कोई भी एक पेंडुलम दिया हुआ है, क्लॉक पेंडुलम आपने देखा होगा। अगर पेंडुलम को मैं थोड़ी सी एक वेलोसिटी दे दूं तो इस वेलोसिटी से ये पहले बेटा इधर जाएगा, फिर वापस अपनी नेचुरल पोजीशन पे आएगा, फिर ये इधर जाएगा। दैट मीन्स एक ही पोजीशन के रेस्पेक्ट में ये आगे पीछे मूव करेगा। दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। आ रही बात समझ में? दो टाइप का मोशन है और दोनों में डिफरेंस है। पीरियोडिक में जरूरी नहीं है कि पार्टिकल आगे पीछे मूव करे, इसमें पार्टिकल आगे ही आगे जा रहा है, ठीक है, लगातार आगे जा रहा है, लेकिन फिक्स टाइम में अपनी जर्नी को रिपीट कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज पीरियोडिक, इट इज नॉट अ ऑसिलेटरी। ये ऑसिलेटरी होता है अगर आगे पीछे मूव करता है। जैसे ये बाउल है, अब इस बाउल में बेटा मैंने कोई भी एक ग्लास की बॉल डाल दी, ठीक है, छोटी सी एक बॉल डाल दी जिनको हम कंचे भी बोलते हैं, ठीक है। इसको मैंने अगर यहाँ पे डाल दिया, अगर मैं इसको थोड़ा लेफ्ट या राइट डिस्प्लेस करूँ तो एक ही पॉइंट के रेस्पेक्ट में आगे पीछे मूव कर रहा है, तो इसको आप ऑसिलेशन बोल सकते हो। लेकिन ये ऑसिलेशन नहीं है, ये क्या होगा? ओनली पीरियोडिक मोशन। ये ऑसिलेशन भी है और ये पीरियोडिक मोशन भी है, या ये भी ऑसिलेशन भी है और पीरियोडिक मोशन भी है। आ रही ना बात समझ में? या मैं यहाँ पर पेंडुलम की बात करूँ तो ये ऑसिलेशन भी है और ये पीरियोडिक मोशन भी है। करेक्ट? दोनों टर्म का मतलब समझ में आ रहा है? तो यहाँ से कॉन्सेप्ट हमारा क्या बना? यहाँ से पहला कॉन्सेप्ट बनता है कि ऑल टाइप्स ऑफ oscillations are periodic motion, but all types of periodic motion
आर नॉट ऑसिलेशंस। ठीक है, जो ऑसिलेशन है उनको तो आप पीरियोडिक मोशन बोल सकते हो, लेकिन पीरियोडिक मोशन को आप ऑसिलेशन बोल दो ये बात गलत होगी, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बताया है। आ रही बात समझ में? तो दो बेसिक टर्म्स की हम बातचीत पहले कर रहे हैं, एक होता है पीरियोडिक मोशन एंड सेकेंड इज अ ऑसिलेशन। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, अब बातचीत करेंगे हमारे मेन टॉपिक की एसएचएम के बारे में। एसएचएम क्या है? एसएचएम इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेशन। ये क्या है बेटा? अपना टाइप ऑफ ऑसिलेशन है। ठीक है, ऐसे नहीं बोल सकते कि ये ऑसिलेशन ही है, ऑसिलेशन का एक टाइप है, काफ़ी टाइप के ऑसिलेशन पॉसिबल होते हैं। ठीक है, उनमें से एक स्पेशल केस को ही हम एसएचएम बोलते हैं। अब वो स्पेशल केस क्या है, कौन कौन से टाइप के ऑसिलेशन पॉसिबल होते हैं, कैसे हम समझेंगे कि ये वाला जो ऑसिलेशन है वही एसएचएम है, उससे पहले तो हमें एसएचएम समझ में आना चाहिए, राइट? तो पहले हम ऑसिलेशन को समझने का ट्राई करते हैं, कौन कौन से टाइप के हमारे ऑसिलेशन पॉसिबल है। चलिए देखो बच्चों, अगर मैं ऑसिलेशन में बातचीत करूं, आप मोशन को ऐसे इमेजिन करो कि मान लो आपके पास बेटा ये एक पेंडुलम दिया हुआ है और यहाँ कोई भी एयर फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी एयर फ्रिक्शन नहीं है तो ये जो पेंडुलम है ये ऐसे इस पोजीशन तक जाएगा, फिर वापस ये अपनी नेचुरल पे आएगा, फिर ये सेम लेफ्ट साइड में उतनी ही हाइट तक जाएगा। जैसे अगर ये थीटा नॉट तक जा रहा है तो ये लेफ्ट साइड में भी अपना थीटा नॉट तक जाएगा, वापस नेचुरल आएगा, फिर थीटा नॉट जाएगा, फिर इधर थीटा नॉट जाएगा। अगर यहाँ कोई भी अनदर फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, कोई एयर फ्रिक्शन यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा, नो एनर्जी लॉस। इस वाले केस में ये आइडियल ऑसिलेशन फॉलो करेगा। इस वाले केस में ये जो ऑसिलेशन फॉलो करेगा ये इसको हम बोल सकते हैं दैट इज अ आइडियल ऑसिलेशन। बट प्रैक्टिकली होता क्या है? प्रैक्टिकली जैसे आप स्प्रिंग को ऐसे खींच के छोड़ते हो तो स्प्रिंग कुछ टाइम तक तो ऑसिलेट होती है, उसके बाद वो रुक जाती है। जनरली होता क्या है कि अगर मैं पेंडुलम के साथ बातचीत करता कि ये कोई भी पेंडुलम को मैंने हैंग किया हुआ है, अगर मैं बेटा इसको यहाँ थीटा नॉट एंगल पे लाके छोड़, ठीक है, अगर मैंने इसको थीटा नॉट एंगल पे छोड़ दिया तो अब ये एग्जैक्टली थीटा नॉट पे ना आके एक पर्टिकुलर थीटा एंगल तक ही आता, फिर ये वापस जाता, तो अब ये पूरा वापस ना जाके कहीं यहाँ तक आता, थोड़ा बहुत एनर्जी का लॉस होता, फिर ये और कम एंगल कवर करेगा। सेम वे में मैं बोल दूंगा कि जो ऑसिलेशन की रेंज है वो कंटिन्यूसली अपनी डिक्रीज होती हुई चली जाएगी एंड दीज आर कॉल्ड रियल ऑसिलेशंस। बता रही समझ में कि अगर मैं बोलूँ ऑसिलेशन की रेंज में कोई भी चेंज ना हो तो दीज आर आइडियल ऑसिलेशन, बट अगर ऑसिलेशन की रेंज कंटिन्यूसली कम हो रही है बिकॉज ऑफ एनर्जी लॉस, दीज आर ऑसिलेशन आर कॉल्ड रियल ऑसिलेशंस। और ये जो हमारे रियल ऑसिलेशन है इनको हम फर्दर और क्लासीफाई कर सकते हैं कि मैं इस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई कर दूं तो इसके एम्पलीट्यूड को और बढ़ा सकते हैं, या मैं इस प्रपोर्शन में फोर्स अप्लाई करूं कि जितना एनर्जी लॉस हो रहा है उतना ही एनर्जी इसको इम्पार्ट होती रहे, तो ओवरऑल मैं रियल ऑसिलेशन को आइडियल ऑसिलेशन में बदल सकता हूं। इन दैट वे आई कैन से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑसिलेशन अपने पॉसिबल होते हैं। क्लियर? बट इनमें से ही एक स्पेशल टाइप का हमारा ऑसिलेशन है जिसको हम एसएचएम बोलते हैं, दैट इज अ आइडियल ऑसिलेशन, जहां पर हम एनर्जी लॉस कंसीडर नहीं कर रहे। बात आ रही है समझ में? एक ऐसा ऑसिलेशन जिसमें हम एनर्जी लॉस कंसीडर नहीं कर रहे हैं, दीज टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन आर कॉल्ड एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और यही हमारा चैप्टर है बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसलिए मैंने आपको ये स्टार्टिंग की कुछ बातें बताई हैं, पीरियोडिक मोशन वर्ड का मतलब क्या है, ऑसिलेशन वर्ड का मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑसिलेशन अपने पॉसिबल होते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना मेन चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलिए तो हेडिंग डालो बेटा, अपना मेन चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो बच्चों, ये बात तो हमें यहाँ पर अब समझ में आ गई, दिस इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेशन, लेकिन ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। अगर मैं बेटा इसको कंप्लीटली डिफाइन करूँ, इट इज द ऑसिलेशन
इट इज द ऑसिलेशन फॉर विच रीस्टोरिंग फोर्स is proportional to negative of the displacement. This is the mathematical condition of oscillation. अगर कोई भी टाइप का ऑसिलेशन इस मैथमेटिकल कंडीशन को वैलिड करता है कि हेयर रीस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो, देन आई कैन क्लियरली से कि दिस ऑसिलेशन इज SHM. किस तरीके से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि कौन सा ऑसिलेशन हमारा SHM है? लैंग्वेज वाइज बोलना एकदम आसान है, आइडियल ऑसिलेशन को सर हम SHM बोल सकते हैं, लेकिन बेटा लैंग्वेज से ही हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कौन सा आइडियल है कौन सा आइडियल नहीं है. अगर आपको इक्वेशन दी जाए तो इक्वेशन देख के आप नहीं बोल सकते कि ये आइडियल है या नहीं है. क्लियर? उसका कोई ना कोई हमारा एक तरीका या एक पैटर्न होगा जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन सा ऑसिलेशन अपना SHM है. तो यहाँ से डिफाइन होता है जिन फोर्सेस के लिए जो फोर्स नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है वो वाले ऑसिलेशन ही हमारे SHM होंगे. जिन फोर्स का रीस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो उन फोर्सेस को, उन्हीं टाइप के ऑसिलेशन को हम SHM बोलते हैं. दिस इज द ओनली मैथमेटिकल कंडीशन टू आइडेंटिफाई कौन सा हमारा मोशन SHM है. अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो आप उसको आंख बंद करके SHM बोल सकते हो. बात आ रही है समझ में? चलिए, तो ये वाला पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करना है. बाकी तो बेटा एक तरह से कॉन्सेप्ट समरी थी कि आप SHM वर्ड को अच्छे से समझ पाओ. मैं डायरेक्टली डेफिनेशन बताऊं, इससे बढ़िया है कि आप उसे इमेजिन कर पाओ कि इस तरीके से ही हम इसे क्यों पढ़ते हैं. करेक्ट? तो बस एक ही पॉइंट हमारा निकल के आता है, रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू होना चाहिए नेगेटिव ऑफ x. जैसे आप स्प्रिंग के लिए पढ़ते हो कि ये कोई स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसको मैंने m मास से ब्लॉक से अटैच कर रखा है. जैसे ही मैं स्प्रिंग को आगे की तरफ बेटा आगे की तरफ अगर मैं इसे स्ट्रेच करूँगा तो इस पर अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा. एंड हेयर रीस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू होगा नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ये वाली बात आपने वर्क पर एनर्जी में भी पढ़ी है, ये वाली बात आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ी है. तो ओवरऑल आई कैन से हियर द मोशन इज कॉल्ड SHM. हियर दैट टाइप ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन. क्लियर? चलिए, तो इस टर्म को आप नोट डाउन करो. अब इस बात को हम ग्राफिकली समझने का ट्राई करेंगे. इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझने का ट्राई करेंगे, क्या क्या यहाँ पर हमारे पॉइंट्स आते हैं. देखो बच्चों, जैसे मैंने बोला कि अगर आपको कोई भी स्प्रिंग ब्लॉक दिया जाए तो स्प्रिंग ब्लॉक में फोर्स नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, तो उस टाइप के ऑसिलेशन को हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन बोल सकते हैं या सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकते हैं. इस चीज़ को हम ग्राफिकली ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं कि ये बात अपनी कितनी ट्रू है. मान लो आपको ये कोई भी एक सपोर्ट दिया हुआ है और बेटा ये कोई भी स्प्रिंग है जो अभी अपनी नेचुरल लेंथ में. नेचुरल लेंथ का मीनिंग है इसमें अभी कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पर x = 0 है. राइट? अब मैं बेटा इसको वेलोसिटी दे देता हूँ इनवर्ड डायरेक्शन में. इस वेलोसिटी के कारण ये स्प्रिंग अपनी कंप्रेस होगी, और कब तक कंप्रेस होगी? जब तक इसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए. कब तक कंप्रेस होगी? जब तक इसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए. अब कंप्रेस होने के कारण इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स आएगा जो इसको अपनी नेचुरल लेंथ में लाने का ट्राई करेगा. डेट मीन्स वापस से स्प्रिंग अपनी एक्सपेंड होने का ट्राई करेगी और एक टाइम पर ये अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगी. और जब ये नेचुरल लेंथ में आएगी तो ये फर्दर वेलोसिटी गेन कर लेगी जो अब किधर होगी? नीचे की तरफ, बिकॉज स्प्रिंग अपनी नीचे की तरफ आ रही है. डेट मीन्स अब स्प्रिंग फर्दर और स्ट्रेच होगी और एक पर्टिकुलर लेंथ तक स्ट्रेच होने के बाद ये रुक जाएगी जब तक इसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए. करेक्ट? और जैसे ये स्प्रिंग अपनी स्ट्रेच होती है तो इसके अंदर अब रीस्टोरिंग फोर्स आएगा जो इसको नेचुरल लेंथ में ले जाने का ट्राई करेगा. फाइनली स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगी. अगर मैं स्प्रिंग के मोशन को पॉइंट बाय पॉइंट एनालाइज करूं तो स्प्रिंग का मोशन कुछ इस पैटर्न को फॉलो करने वाला है और ये फर्दर कंटिन्यू रहेगा.
आ रही है बात समझ में? और अगर बेटा यहाँ पर आप देखो कि ये जो नेचुरल पॉइंट है, इस नेचुरल पॉइंट के आगे पीछे ही पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है, सो ओवरऑल हियर आई कैन से पार्टिकल इज परफॉर्मिंग ऑसिलेशन, राइट? ओवरऑल आई कैन से हियर पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, करेक्ट? चलिए ये वाली बात को आप ड्रॉ करो, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो ओवरऑल स्प्रिंग का मोशन ऐसा होने वाला है। अगर मैं इसके एक एक पॉइंट को बेटा ज्वाइन करता हूँ, इनिशियली अपनी स्प्रिंग इस पॉइंट पर थी, ये मूव करते करते बेटा इस पॉइंट पर पहुंची, और फाइनली अपनी इस पॉइंट पर आ गई, फिर मूव करते करते ये इस पॉइंट पर पहुंची। कुछ इस टाइप का मोशन होगा इसका। अगर मैं स्प्रिंग के मोशन को एनालाइज करूं तो स्प्रिंग का जो मोशन है कुछ इस टाइप का होने वाला है। क्लियर? कि स्प्रिंग का पहले डिस्प्लेसमेंट कम होता गया, एक टाइम पे मैक्सिमम कम हुआ, फिर वापस से नेचुरल लेंथ पे आने लगी, फिर एक टाइम पे मैक्सिमम एक्सटेंड हुई और वापस से अपनी ये फाइनली नेचुरल लेंथ पे आ गई। और अगर आप बेटा इस चीज़ को एनालाइज करोगे तो ये एक ही पॉइंट के आगे पीछे मोशन हो रहा है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ दैट इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेशन। क्लियर? और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ हेयर रीस्टोरिंग फोर्स दैट इज इक्वल टू होगा माइनस ऑफ के एक्स। So overall I can say it is a simple harmonic motion. Here spring is performing SHM. आई बात समझ में नहीं आई? क्लियर? तो इस टाइप का जो मोशन होता है इसको हम SHM बोलते हैं। अगर मैं इसके बेटा एक और एग्जाम्पल लूँ, आप इस बात को ऐसे समझ लो कि मान लो कि ये कोई भी स्प्रिंग है, इससे मैंने एक ब्लॉक को अटैच कर रखा है और इसको मैंने पानी में इमर्ज कर रखा है। अभी ये अपनी नेचुरल लेंथ में है, अभी ये इक्विलिब्रियम में है। जैसे ही मैं इसको बेटा थोड़ा सा और इमर्ज कर देता हूँ, अगर मैं जैसे यहाँ पर एक मास रखता हूँ, थोड़ा सा और इमर्ज कर देता हूँ, तो ओवरऑल क्या होगा बेटा, ये नीचे जाएगा तो इस पर फोर्स ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा और ये ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देगा। ये एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा नहाते टाइम, जैसे मग को मैं बकेट में रखता हूँ, थोड़ा सा अगर मैं उसे दबा देता हूँ तो वो मग हमारा टू एंड फ्रो मोशन फॉलो करेगा, डेट मीन ऑसिलेशन फॉलो करेगा, जिसको ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो SHM की फॉर्म में दिखेगा। तो SHM मोशन होता क्या है, दैट इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेशन, जिसके लिए रीस्टोरिंग फोर्स हमारा माइनस kx होता है। आ रही है बात समझ में? अब देखिए ये तो हो गया बेटा मीनिंग ऑफ SHM। अब बात आती है कि अगर कोई भी पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। कॉन्सेप्चुअल बातचीत करें तो पहला आपसे पूछ लेता है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगला आपसे पूछ लेगा कि अगर वो SHM परफॉर्म कर रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी या उस पर लगने वाला एक्सीलरेशन क्या होगा। ये सारे पैरामीटर्स आपसे पूछ लेता है। बाद में आपसे पूछ लेगा बेटा इसके पास एनर्जी क्या होगी, कैसे कैसे ये एनर्जी अपनी चेंज हो रही होगी, और एक क्वेश्चन हमारा इस बेसिक काइनेमेटिक्स पर फ्रेम भी हो जाता है। तो अब हम बातचीत करेंगे एक एक टर्म के बारे में, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड एनर्जी। चलिए तो बेटा हमारा यहाँ पर पहला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM परफॉर्मिंग पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM परफॉर्मिंग पार्टिकल, ये वाली बात समझ लेना, इसमें मैं आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा छोटे छोटे। देखो बच्चों, अगर आप SHM का ग्राफ इमेजिंग करोगे तो ये वाला जो ग्राफ है, इस ग्राफ को मैं बोल सकता हूँ ये साइन फंक्शन ग्राफ है। दैट मीन्स इसकी जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अपनी बनने वाली है वो साइन फंक्शन की फॉर्म में ही अपनी बनने वाली है। अगर इस ग्राफ को आप चेक करोगे तो ये साइन फंक्शन ग्राफ जैसा दिख रहा है, ओवरऑल इसकी जो इक्वेशन भी बनेगी वो अपनी साइन फंक्शन वाली बनेगी, राइट? तो बेटा मैं अगर यहाँ पर बोलूँ, अगर मैं बातचीत करूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM परफॉर्मिंग पार्टिकल विच इज डिनोटेड बाई वाई, दैट इज इक्वल टू होता है A sin ओमेगा t प्लस थीटा। स्टैंडर्ड इक्वेशन, दैट इज अ स्टैंडर्ड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे कि इनका मतलब क्या है, हर छोटी छोटी बात को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि इनका मतलब क्या है। देखो बच्चों, कोई भी पार्टिकल अगर SHM परफॉर्म कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर टाइम t पर, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं y, दैट इज इक्वल टू होता है A sin ओमेगा t प्लस थीटा। हियर A इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, A को बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड विच इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट,
एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं आपको ग्राफ में दिखाऊंगा अभी। साइन तो यहाँ पर मैथमेटिकल फंक्शन है। ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को बोलते हैं हम बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, विच इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, विच इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। ये रिलेशन आपने सर्कुलर मोशन में भी पढ़े हैं, रोटेशनल मोशन में भी पढ़े हैं। हियर थीटा इज अ इनिशियल फेज। ये वाली टर्म काफ़ी काम की है। इनिशियल फेज का मतलब है कि उसकी इनिशियल एंगुलर पोजीशन क्या है। अगर इनिशियल उसने जीरो से स्टार्ट किया है, नेचुरल लेंथ से मोशन अपना स्टार्ट किया है, तो इनिशियल फेज होगा जीरो। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर एक्सटेंशन या पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट उसका पहले से ही है, तो इनिशियल फेज हमारा होगा नॉन जीरो। इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में हम प्लस थीटा भी लगाते हैं। जनरली हम जीरो से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। बट को एग्जामिनर जो है वो भी काफ़ी स्मार्ट है, तो ऐसा तो है नहीं हर बार वो जीरो से ही स्टार्ट करे। मे बी पॉसिबल है कोई पर्टिकुलर एंगल से स्टार्ट कर दे, तो हम यहाँ पर एक एडिशनल लेके चल रहे हैं थीटा। इसकी वैल्यू कैसे चेक करते हैं इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहले एक एक टर्म का मतलब समझ रहे हैं। टी तो यहाँ पर बेटा अपना टाइम है, जिस टाइम पर हम डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं। टी में तो ऐसी कोई लर्निंग है ही नहीं। साइन हमारा मैथमेटिकल फंक्शन है, और वाई होता है बेटा अपना डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी। कोई भी पर्टिकुलर टाइम टी पर ये अपने डिस्प्लेसमेंट का अमाउंट है। आ रही है बात समझ में? इस तरीके से हम बोलते हैं बेटा कि ये 5 पैरामीटर्स हैं जो हम यूज में, करेक्ट। अब देखिए बात है क्या है, जैसे मान लो कोई भी पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, उसका ग्राफ कुछ ऐसे है। दो ग्राफ होते हैं, एक तो होता है बेटा अपना साइन थीटा का ग्राफ, और एक होता है बेटा हमारा कॉस थीटा का ग्राफ। ये कुछ ऐसे होता है। साइन थीटा का मतलब क्या है कि बेटा t इक्वल टू 0 पर जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी 0 है, ठीक है, और ये बताता है हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम बोलते हैं बेटा एम्पलीट्यूड। अगर मैं ग्राफिकली बातचीत करूं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। साइन थीटा का मतलब है साइन 0 पर जो वैल्यू है वो 0 है, या t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 है। कॉस थीटा में अगर मैं बातचीत करूं तो यहाँ पर बेटा t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम बोल रहे होते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इसको चेक भी करोगे तो ये वाला ग्राफ जो है, ये एंगल अगर आप चेक करो तो ये 0, ये बेटा सेमी सर्किल है तो ये एंगल हो जाएगा 180, और ये पूरा सर्किल हो गया तो ये हो गया 2 पाई, और अगर मैं 1/4 पे बातचीत करूँ तो ये हो जाएगा अपना π/2। डेट मीन्स अगर आप डिफरेंस की भी बातचीत करोगे तो यहाँ पर जो साइन और कॉस में डिफरेंस है वो 90 का है। ये 90 पहले स्टार्ट हो गया है, इसको पीछे आना चाहिए था, 90 पहले स्टार्ट हो गया है। और आपने पढ़ भी रखा है बेटा साइन 90 प्लस थीटा डेट इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, मतलब कि इसमें 90 हमने पहले से ऐड कर रखा है। आ रही है बात समझ में? ये दो मैथमेटिकल टर्म्स हैं जो हम यूज में लेने वाले हैं, आपको डायरेक्टली रट लेनी है। ये साइन थीटा का ग्राफ होता है, ये अपना कॉस थीटा का ग्राफ होता है। अब मैंने बोला है बेटा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस थीटा, करेक्ट। एक एक टर्म का मतलब हमें यहाँ पर पता है। इफ एट t इक्वल टू 0 थीटा इज इक्वल टू 0, अगर t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इक्वेशन अपनी फॉर्म होगी y इक्वल टू a साइन ओमेगा t। अगर इनिशियली इसका कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो इक्वेशन जो हमारी काम में लेंगे वो होगा y इक्वल टू a साइन ओमेगा t। बट ये जैसे केस 1 हो गया, जैसे मैं केस 2 लूँ, इफ एट t इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू है 90, तो अगर मैं साइन 90 यहाँ पर पुट करूँगा तो इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी y इक्वल टू a कॉस ओमेगा t। कहने का मतलब क्या है, इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड वो है a साइन ओमेगा t प्लस थीटा। इसको दो फॉर्म में हम लिख सकते हैं, a साइन ओमेगा t और a कॉस ओमेगा t। कब हमें a साइन ओमेगा t लिखना है? जब स्प्रिंग में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, t इक्वल टू 0 पर अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, डेट मीन्स इस पोजीशन को हम बोलते हैं बेटा मीन पोजीशन। अगर इनिशियली स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन पर है तो डिस्प्लेसमेंट होगा y इक्वल टू a साइन ओमेगा t। इस इक्वेशन को हमें यूज में लेना है। आ रही है बात समझ में?
अगर इनिशियली कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो इसको हम बोलेंगे मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन है तो हमें यूज में लेना है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि t इक्वल टू 0 पर स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, स्प्रिंग में जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम है, तो उस वाले केस में एंगल अपना हो जाएगा 90, क्योंकि आपने देखा था ग्राफ में, अगर आप चेक करोगे जैसे ये 90 वाली पोजीशन पे पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया। ये पाई था, ये पाई बाई 2 था, ये पाई था, ये हमारा 3 पाई बाई 2 था, और ये 2 पाई था। 90 डिग्री में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 से मैक्सिमम हो गया। तो अगर आपको बोला है t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो इसको हम बोलते हैं बेटा एक्सट्रीम पोजीशन, और इस वाले केस में जो इक्वेशन हमें यूज में लेनी है वो है y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। अब देखिए इस पूरी बात को है ना आप एक ही बार में याद रख पाओ, एक ही बार में मैं अच्छे से समझा देता हूँ। एकदम आसान सी कहानी है, इसको आप ऐसे इमेजिन करो कि कोई भी पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है, उसकी इक्वेशन होती है ये। अगर आपको बोला है कि उसने अपनी जर्नी मीन पोजीशन से स्टार्ट की है, क्वेश्चन में मीन पोजीशन बोला है तो थीटा 0 होगा। अगर आपको बोला है पार्टिकल ने अपनी जर्नी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट की है, एक्सट्रीम बोला है मतलब कि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, उस वाले केस में थीटा 90 होगा, तो इक्वेशन हम यूज में लेंगे ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, मीन बोला है तो इक्वेशन हम यूज में लेंगे ए साइन ओमेगा टी। बट अगर आपको बोला है कि कहीं बीच में से स्टार्ट की है और तो हमें बेटा ये बीच वाला थीटा यहां पर लेना है, उस केस में हम इक्वेशन को लिखने वाले हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इसलिए मैंने बोला था कि ये तो अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन है और ये बेटा इसकी स्पेशल फॉर्म है। 90% तो हम इसको यूज में लेते हैं, 10% आपको इससे कंफ्यूज कर सकता है, या 5% बोल लो, 5% इसको बोल लो, तो 90% काम तो हमारा ए साइन ओमेगा टी से ही होना है। आ रही बात समझ में? इसको मैंने आपको ग्राफिकली भी बताया है कि ये साइन थीटा का ग्राफ है, ये कॉस थीटा का ग्राफ है, जो तुम्हें याद रखना है, क्योंकि बेटा यहाँ पर साइन 0 से स्टार्ट होता है और कॉस मैक्सिमम से स्टार्ट होता है। आपने पढ़ भी रखा है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। आ रही है बात समझ में? तो पहला होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, मीन पोजीशन है तो साइन थीटा और एक्सट्रीम है तो कॉस थीटा, अदरवाइज साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। करेक्ट? चलिए, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करो। इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन से आप इस बात को अच्छे से समझ पाओगे, एक एक पॉइंट को आप अच्छे से इमेजिन कर पाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं, जो 11th में है उनको थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये डिस्प्लेसमेंट इतना बड़ा बड़ा क्या लिख दिया है। जो रिपीटर बैच में है उन्होंने हालांकि ये पढ़ा हुआ होता है तो उनको इतनी दिक्कत यहाँ पर नहीं आती है। देखो अब इस सारी कैलकुलेशन को हम बेटा एग्जाम्पल से समझने का ट्राई करते हैं। मान लो आपको दिया हुआ है y इक्वल टू 4 सेंटीमीटर साइन 10t प्लस 30 डिग्री। सबसे पहला एकदम आसान एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, डिटरमाइन फर्स्ट एम्पलीट्यूड, सेकेंड टाइम पीरियड एंड थर्ड फ्रीक्वेंसी। 3 पैरामीटर हमें डिटरमाइन करने हैं। एम्पलीट्यूड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इन 3 के बारे में मुझे पता लगाना है। देखो बच्चों कैसे करोगे, तो आपने पढ़ रखा है SHM की इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। करेक्ट? इसको बस इससे कंपेयर करना है, कंपेयर करके आप डायरेक्टली रिजल्ट लिख सकते हो। यहाँ a आता है, यहाँ पर a की जगह ये दिया है, तो एम्पलीट्यूड तो हो गया इसका 4 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ ओमेगा आता है, यहाँ ओमेगा की जगह 10 दिया है तो ओमेगा आ गया 10 रेडियन पर सेकेंड, राइट। आपने पढ़ रखा है ओमेगा डेट इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड विच इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। ओमेगा आपको पता है तो टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी भी हम आसानी से लिख सकते हैं, इनकी वैल्यूज अपनी क्या क्या होंगी। तो पहला न्यूमेरिकल तो हो गया, इक्वेशन को रीड कैसे करना है, किस टर्म का मतलब क्या है, उसको हम कंपेयर करके रीड कर सकते हैं, कंपेयर करके हम इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, टाइम पीरियड या फ्रिक्वेंसी क्या होगी।
जो भी हमसे पूछा जाए उसको हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल अच्छे से समझ लेना, इसको मैं थोड़ा सा ट्रिकी लेने वाला हूँ। जैसे बच्चों आपको दिया हुआ है ये x इक्वल टू 0 पोजीशन है, ये x इक्वल टू a पोजीशन है। a का मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और ये है बच्चों हमारा x इक्वल टू a/2, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। डेट इज x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू a/2 है, ये x इक्वल टू a। मान लो इनिशियली पार्टिकल अपना x इक्वल टू 0 पर था, यहाँ से इसने मूव करना स्टार्ट किया और 0 से a/2 तक आने में इसको t1 टाइम लगा। पार्टिकल को 0 से a/2 तक आने में कितना टाइम लग रहा है? t1। एंड a/2 से a तक आने में इसको t2 टाइम लगता है। 0 से a/2 तक आने में लगा है t1, a/2 से a तक आने में इसको t2 टाइम लगता है। राइट? देन डिटरमाइन t1 अपॉन t2 क्या होगा? आपको बताना है t1 अपॉन t2 क्या होगा। जितनी भी मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के, वो आपके यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। जिनको समझ में आ गए वो अच्छे से अप्लाई करो, जिनको समझ में नहीं आए वो मेरे साथ समझना, तो अब उनकी बाकी की क्वेरीज जो हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? क्वेश्चन में वापस से रिपीट कर रहा हूँ। इनिशियली पार्टिकल अपनी मेन पोजिशन पर है, ये 0 से a/2 जा रहा है, a/2 से a जा रहा है। 0 से a/2 का टाइम है t1, a/2 से a का टाइम है t2। तो आपको बताना है t1 अपॉन t2 की वैल्यू क्या होगी। t1 अपॉन t2 मुझे यहाँ पर निकालना है कि इसकी वैल्यू अपनी क्या आएगी। सॉल्व करो बच्चों इसे, सोचो कैसे निकाला जाए t1 अपॉन t2 अपना डिटरमाइन हो जाए। बाकी मेरे साथ समझ लो किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ t1 और t2 की, तो इनिशियली पार्टिकल 0 पर था, फाइनली कहाँ पर आया ये अपना a/2 पे। 0 से a/2 तक आने में इसको एक टाइम लगा है, वो मुझे लिखना है। अगर ये मीन पोजीशन थी तो मैंने आपको बताया जब भी आप मीन पोजीशन से स्टडी करोगे तो SHM इक्वेशन क्या बन जाएगी? a sin ओमेगा t, क्योंकि स्टैंडर्ड होती है a sin ओमेगा t प्लस थीटा। मीन पोजीशन पे थीटा 0 हो गया तो इक्वेशन को हम लिख सकते हैं a sin ओमेगा t। राइट? मैं यहाँ से चलना चालू किया हूँ और फाइनली कहाँ तक आ रहा हूँ? a/2 तक। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ? टोटल इफेक्टिवली a/2, तो इसको लिखोगे आप a/2 डेट इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। a से तो a कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आया अपना sin ओमेगा t1 डेट इज इक्वल टू 1/2। राइट? और थीटा साइन थीटा 1/2 कब होता है बेटा? व्हेन ओमेगा t1 डेट इज इक्वल टू वो π/6, क्योंकि sin 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी? 1/2। तो मैं बोल दूंगा ओमेगा t1 इक्वल टू π/6, तो t1 तो आ जाएगा हमारा π/6 ओमेगा। अगर मैं वैल्यू ऑफ t1 की बातचीत करूं तो हेयर t1 विच इज इक्वल टू होगा π/6 ओमेगा। ये तो एकदम आसान है। क्लियर? अब अगला मेरा t2 भी कैलकुलेट हो जाए तो मैं t1 अपॉन t2 की वैल्यू बता दूंगा। नाउ द लॉजिक इज t2 को कैसे लिखा जाए। चलो t2 के बारे में सोचते हैं। तो बेटा देखो, एक तो तरीका है कि ये पार्टिकल a/2 से a जा रहा है। अगर मैं a/2 को रेफरेंस लेता हूं तो मैं a/2 के रेस्पेक्ट में इक्वेशन लिख लूं और ये a तक गया है तो मेरा टाइम आ जाएगा। मेथड नंबर 1। दूसरा मेथड है मैं 0 से a तक का टाइम निकाल लूं। इसमें से 0 से a/2 का टाइम मैं माइनस कर दूंगा तो a/2 से a का टाइम आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? 0 से a तक का टाइम निकाल लिया, इसमें से 0 से a/2 का माइनस कर दिया तो a/2 से a का टाइम आ जाएगा। सेकंड मेथड। एक और मेथड पॉसिबल है, जितना a/2 से a में टाइम लगा है उतना ही a से a/2 में टाइम लगेगा, क्योंकि पीरियोडिक तो है ही। तो a/2 से a का जो टाइम है वही a से a/2 का है। ओवरऑल मैं a से a/2 का टाइम निकाल लूँ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि a के रेफरेंस में इक्वेशन लिखना हमें आता है। अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन के लिए इक्वेशन लिखूंगा तो होगी a cos ओमेगा t। अगर आप a से चल रहे हो तो इक्वेशन क्या बनेगी? a cos ओमेगा t।
कहाँ तक चले हैं, a/2 तक, तो इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट a/2 दैट इज इक्वल टू a cos ओमेगा t2। a से तो a कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आया बेटा cos ओमेगा t2 इक्वल टू 1/2, और आपने पढ़ रखा है cos 60 डिग्री या 1/2, दैट मीन्स t2 इक्वल टू आ जाएगा π/3 ओमेगा। आया लॉजिक समझ में कि अगर मीन से ले रहे हैं तो इक्वेशन को लिखा जाएगा a sin ओमेगा t, और अगर एक्सट्रीम से ले रहे हैं तो इक्वेशन को लिखा जाएगा बच्चों a cos ओमेगा t। ओवरऑल अपनी प्रॉब्लम अटेम्प्ट हो जाएगी। करेक्ट। जैसे अगर मैं बेटा दूसरा मेथड लेता, मान लो मैं 0 से a का टाइम लिख लूँ, तो 0 से a का कैसे लिखते हैं, 0 से चल रहे हो तो a sin ओमेगा t, 0 से a का डिस्प्लेसमेंट हो गया a इक्वल टू a sin ओमेगा t, a से a कैंसिल आउट होता तो यहाँ से आता अपना sin ओमेगा t इक्वल टू 1, मतलब ओमेगा t इक्वल टू π/2, तो टोटल टाइम आता π/2 ओमेगा। 0 to a का जो टाइम आता वो तो क्या आता π/2 ओमेगा, और अगर मुझे t2 लिखना है तो ये होता t माइनस t1 विच इज इक्वल टू आता π/3 ओमेगा। आ रही बात समझ में? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्यों हम इस तरीके से लिखते हैं वो समझ में आ रहा है। होती क्या है, a sin ओमेगा t और a cos ओमेगा t। अगर बीच में से लिखता तो a sin ओमेगा t प्लस थीटा हो जाती। करेक्ट। बीच में लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है नीट वालों के लिए, तो इसलिए मैंने आपको है ना दोनों फॉर्म समझाएंगे और दोनों फॉर्म आपको याद में रह सकें, इसलिए मैंने ऐसा एग्जाम्पल भी यूज में लिया है। ओवरऑल अगर आप रेशियो लिखोगे π/6 ओमेगा एंड ये है π/3 ओमेगा, तो आंसर अपना आ जाएगा 1/2। आ रही बात समझ में? आंसर अपना आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा विच इज इक्वल टू अपना आएगा बेटा 1/2। करेक्ट। तो बेटा ये अपनी होती है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। कोई भी पार्टिकल अगर SHM परफॉर्म कर रहा है तो उसको लिखते हैं हम a sin ओमेगा t से। इस वाले कॉन्सेप्ट को आप नोट डाउन कर लो, ऐसे लिख लो। स्टिल अगर बेटा यहाँ तक अगर आपको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में तब भी कोई क्वेरी आए तो आप अपने रेस्पेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप में पूछ भी सकते हो। ठीक है, अपनी क्वेरी को आप पोस्ट कर सकते हो, कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेरी है या अदरवाइज कोई भी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हो। क्लियर? चलिए, तो ये तो होगी पहली बातचीत अपनी डिस्प्लेसमेंट की। लिख लो इसे। So thank you for watching this video. Now we'll continue next topic in next video. Thank you.